हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 16 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया। इसे कितने कंट्रीज ने साइन किया? उसका राइट आंसर है दोस्तों 15 कंट्रीज ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आपका क्या किया है दोस्तों? साइन किया है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अब दोस्तों समझते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है। ये मुक्त व्यापार समझौता यानी मुक्त व्यापार ब्लॉक यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, और दोस्तों ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत आपका इस RCEP के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्यों अलग हुआ, और आपका दोस्तों भारत ने इसे 2019 में क्यों आपका छोड़ दिया है ना। तो ये सारी बातों को दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि ये RCEP आपका दोस्तों अभी हाल में चर्चाओं में क्यों है। दोस्तों अभी ही आपका 15 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। अब कब साइन किया है, इस डेट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको साइन किया है 15 नवंबर 2020 को। और दोस्तों आपका जब इसका सम्मेलन आयोजित हुआ तो इस सम्मेलन को वर्चुअली आपका दोस्तों आयोजित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? वर्चुअली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आपका 15 आपका कंट्रीज थे, इन 15 कंट्रीज ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में क्या लिया दोस्तों? भाग लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वर्चुअली आपका दोस्तों इस एग्रीमेंट को साइन किया, यानी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको आपका दोस्तों साइन किया। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपका जब वर्चुअली इसका आयोजन किया गया तो इसे होस्ट किया गया दोस्तों वियतनाम के द्वारा। किसके द्वारा होस्ट किया गया दोस्तों? वियतनाम के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब कितने कंट्रीज ने साइन किया? थोड़ी देर पहले पढ़ा दोस्तों 15 कंट्रीज ने। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इन 15 कंट्रीज में 10 कंट्रीज दोस्तों आपका आसियान के देश हैं। आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में होती है और इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता में। कहाँ है दोस्तों? जकार्ता में आपका इसका मुख्यालय है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आसियान देशों की सदस्य संख्या ही 10 है और आसियान के सभी देशों ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया है दोस्तों? साइन किया है। इसके अलावा दोस्तों 5 अन्य कंट्रीज ने भी इसको साइन किया गया है। अब ये 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं दोस्तों? इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला तो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दोस्तों चाइना, तीसरा है दोस्तों जापान, चौथा है दोस्तों न्यूजीलैंड और पांचवा है दोस्तों आपका साउथ कोरिया। और ये जो सभी देश आपका अन्य देश आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सभी दोस्तों आपका आसियान के मेंबर हैं। इन 5 कंट्रीज को छोड़कर, माफ करिएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है। इन 5 कंट्रीज के अलावा सभी आपका दोस्तों आसियान के क्या हैं? सदस्य देश हैं। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो FTA है ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसी के पीछे आपका भारत के इस RCEP के FTA के एग्रीमेंट को छोड़ने की वजह भी है। अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों FTA क्या है। ध्यान रखिए दोस्तों, FTA एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी मुक्त व्यापार समझौता है। अब ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। पहली बात ध्यान रखिए दोस्तों, मान लो ये इंडिया है और चाइना है। चाइना और इंडिया के बीच दोस्तों, दोनों देशों के बीच में क्या होता है? व्यापार होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, मान लो आपका चाइना से भारत पर कोई सामान आता है, यानी चाइना भारत पर कोई सामान बेचता है। अब ध्यान रखिए, जब भारत में चाइना सामान बेचता है तो दोस्तों आपका हम उससे कुछ टैक्स या शुल्क लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? टैक्स या उससे क्या लेते हैं? शुल्क लेते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसी शुल्क को आपका इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात
कर कहा जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आयात कर का तात्पर्य होता है आने वाले सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अगर भारत में चाइना कोई सामान बेचता है तो उस सामान पे भारत कर लगाता है। अगर भारत आपका चाइना में कोई सामान बेचता है तो चाइना भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर लगाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, अगर दो देशों के बीच में या विभिन्न संगठनों के बीच में या विभिन्न कंट्रीज के बीच में दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, साइन हो जाता है। यानी कहने का मतलब आपका जो मुक्त व्यापार समझौता है इस पर आपका सिग्नेचर हो जाता है तो दोस्तों आपका इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आपका अगर मान लो आपका इंडिया ने इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया होता तो भारत को, जो भारत आपका इससे पहले यानी आपका कौन सा कर लगाता था, आयात कर यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, वो दोस्तों आपका चाइना के सामान पर समाप्त हो जाता। और साथ में ही दोस्तों ये जो 15 कंट्रीज हैं उनके सामान पर भी भारत को इंपोर्ट ड्यूटी क्या करना होता, नहीं लेना होता, यानी इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त करना होता। तो दोस्तों इसी को फ्री ट्रेड क्या कहते हैं, एग्रीमेंट, यानी आपका दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। अब दोस्तों यही जड़ है जो आपका भारत और चाइना के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और साथ में दोस्तों आपका यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये चाइना है और ये आपका जो है इंडिया है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका अभी चाइना और भारत के बीच में अभी भी व्यापार होता है, अभी भी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका भारत में जो चाइना का व्यापार है वो भारत से कहीं अधिक है। कहने का मतलब जितना भारत का चाइना में व्यापार है उससे कई गुना ज़्यादा आपका चाइना का दोस्तों भारत में क्या है, व्यापार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको जो दूसरी बात ध्यान रखनी है, अभी प्रेजेंट की अगर बात करें चाइना वर्सेज आपका दोस्तों इंडिया की, तो ध्यान रखिए दोस्तों जितना आपका चाइना का भारत में व्यापार है, ठीक है ना, उतना भारत का चाइना में नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको ध्यान रखिए दोस्तों। आप ध्यान रखिए, आप एक सवाल कह सकते हैं यहाँ पे कि भैया चाइना का जो सामान है वो तो बहुत सस्ता बिकता है और भारत का जो दोस्तों बहुत महंगा बिकता है ना। और उसके बाद भी क्या शुल्क लेने के बाद भी आपका इतना सस्ता हो, तो ऑब्वियसली होता है दोस्तों, क्योंकि जो चाइना का सामान है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है दोस्तों कि वो आपका इतने सस्ते में क्या कर लेता है, प्रोडक्शन कर लेता है सामानों का, कि उस पर आपका जो है आयात शुल्क लगाने के बाद भी, आयात कर लगाने के बाद भी उसके सामानों की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में आपका शुल्क लगाने के बाद भारत की जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम पर आपका भारत का चाइना में जो व्यापार है वो बहुत कम है, जबकि चाइना का भारत में व्यापार बहुत ज़्यादा, लगभग दोस्तों 48 बिलियन 48 बिलियन डॉलर आपका दोस्तों भारत में चाइना का व्यापार अधिक है और भारत का 48 बिलियन आपका जो है कम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत को व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है अभी भी चाइना के साथ आपका क्या लगाने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपका इस एग्रीमेंट को भारत साइन कर लेता तो भैया पहले से ही हम तो आपका जो है ट्रेड डेफिसिट में है, व्यापार घाटे में है, यानी चाइना का भारत में ज़्यादा प्रॉफिट है, भारत का चाइना में क्या है दोस्तों आपका ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है। तो ऐसे में दोस्तों भारत की तो और हालत खराब हो जाती और दोस्तों भारत को ये डर था और 100% ये होता भी कि चाइनीज जो सस्ते सामान होते उनकी बाढ़ सी आ जाती कहाँ पर, भारत में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसी वजह से भारत ने इस एग्रीमेंट को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
एग्रीमेंट जो RCEP का है उसको साइन नहीं किया। इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों इससे पहले दुनिया में आपका जो सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक माना जाता था वो दोस्तों नाफ्टा को माना जाता था। नाफ्टा का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें दोस्तों आपका 3 सदस्य देश शामिल थे। एक तो था USA, दूसरा था दोस्तों कनाडा। कौन था दोस्तों, कनाडा। और जबकि तीसरा था दोस्तों मैक्सिको। कौन था दोस्तों, मैक्सिको। और ये जो मैक्सिको देश था, ये तीनों देश आपका दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या थे, शामिल थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों अब इसको भी पीछे किसने छोड़ दिया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP ने छोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 2019 में भारत आपका RCEP से अलग हो गया था और इससे पहले इसमें 16 कंट्रीज थे। जब भारत अलग हुआ तो इसके कंट्रीज की संख्या कितनी बच गई दोस्तों, 15। इस बात को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसे विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है वो लगभग दुनिया की 30% GDP का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा और साथ में इसे दोस्तों इफेक्ट भी करेगा, प्रभावित भी करेगा। इस बात को ध्यान रखेगा। निर्माण उद्योग का 33% दोस्तों इन्हीं देशों में आपका जो है निर्माण किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों दुनिया की 33% आपका जो है पॉपुलेशन जो रहती है, जनसंख्या जो रहती है वो इन्हीं 15 कंट्रीज में रहती है। और ध्यान रखिएगा ये 33% जनसंख्या को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों RCEP के बारे में। और आपका RCEP ने ये कहा है कि इन फ्यूचर में भी जो भारत है वो आपका यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भारत शामिल नहीं हुआ है। इन फ्यूचर में आपका दोस्तों क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस एग्रीमेंट से भारत अभी प्रेजेंट टाइम के लिए अलग हो गया। तो ये सारी की सारी कहानी थी दोस्तों RCEP के बारे में। और इसको जो है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इससे जो है इस आपका जो है क्षेत्र में जो चीन का प्रभाव है, चीन का प्रभाव आपका दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रू 1 के नाम से अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों SpaceX के द्वारा। आपका 4 जो वैज्ञानिक थे उनको दोस्तों आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर दोस्तों रिसर्च के लिए 6 महीनों के लिए आपका जो SpaceX है उसके द्वारा आपका छोड़ा गया है। क्रू 1 नाम से जो अंतरिक्ष मिशन आपका जो है कहाँ गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर SpaceX की बात करें तो दोस्तों ये USA की एक प्राइवेट आपका स्पेस एजेंसी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों वो 2002 में होती है। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो एलन मस्क थे और इसका मुख्यालय है दोस्तों कैलिफोर्निया में। अब ध्यान रखिए दोस्तों ये विभिन्न स्पेस एजेंसियां हैं प्रमुख देशों की। भारत की ISRO है, अमेरिका की NASA है, रूस की रोस्कोमोस है, जबकि कनाडा की आपका कनाडा स्पेस एजेंसी यानी CSA है, जापान की JAXA है और यूरोपियन यूनियन की आपका दोस्तों ESA है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इन्हीं सब कंट्रीज की आपका स्पेस एजेंसी ने मिलकर यानी भारत की, अमेरिका की, रशिया की, कनाडा की और जापान की और यूरोपियन यूनियन, इन सभी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर दोस्तों धरती से लगभग, अर्थ से लगभग आपका 408 किलोमीटर दूर आपका एक स्पेस स्टेशन बनाया था जिसे दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1998 में। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों 4 लोगों को आपका यानी इस क्रू 1 अंतरिक्ष मिशन में भेजा गया है SpaceX के द्वारा। उन 4 व्यक्तियों का नाम दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लीजिएगा। पहले व्यक्ति हैं दोस्तों माइकल
हॉपकिंस। कौन है दोस्तों? पहले व्यक्ति हैं आपका माइकल हॉपकिंस, जबकि दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों विक्टर ग्लोबर। कौन है दोस्तों? विक्टर ग्लोबर। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों शैनॉन वॉकर। कौन है दोस्तों? शैनॉन वॉकर आपका तीसरे व्यक्ति हैं। ये तीनों दोस्तों यूएसए के हैं जिन्हें अभी स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया है। जबकि इसमें जो चौथे व्यक्ति हैं वो हैं दोस्तों सोची नोगुची। कौन है दोस्तों? सोची नोगुची। और ये जो सोची नोगुची हैं दोस्तों ये आपका जापान के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? जापान के। तो ये सारी आपका जो है बेसिक जानकारियाँ थी दोस्तों आपका स्पेस एक्स के इस क्रू नाम के अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो CREW-1 यानी क्रू मिशन है दोस्तों, इसे आपका फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, कहाँ से दोस्तों? जो कैनेडी स्पेस आपका जो है सेंटर है यहीं से दोस्तों इसे छोड़ा गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पीएम मोदी ने लोगेवाला पोस्ट पर दिवाली मनाई। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अब दोस्तों ये जो लोगेवाला है ये भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एक बैटलफील्ड रहा है। जानते हैं दोस्तों क्या थी लोगेवाला की कहानी। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ये आपका जो लोगेवाला था वो एक आपका जो है वॉर था, बैटलफील्ड था। अब आप देखिए युद्ध को जीतने के बाद आपका जो भारतीय सैनिक हैं वो टैंक पर आपका चढ़ के इस चीज़ को जश्न कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आपका एक जो मूवी है वो उस मूवी का नाम है दोस्तों आपका बॉर्डर। क्या नाम है दोस्तों? बॉर्डर फिल्म। और उस बॉर्डर फिल्म को जो रिलीज हुई थी दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1997 में ये रिलीज हुई थी दोस्तों। इसके जो डायरेक्टर थे उसके डायरेक्टर थे दोस्तों JP दत्ता। कौन थे दोस्तों? JP दत्ता आपका इस मूवी के डायरेक्टर थे जो 1997 में बॉर्डर मूवी आपका रिलीज हुई थी। इसके जो हीरो थे दोस्तों कुलदीप सिंह। कौन थे दोस्तों? कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह। बाद में दोस्तों ये ब्रिगेडियर के पद से आपका रिटायर होते हैं। इन्होंने दोस्तों आपका इस लोगेवाला के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और आपका पाकिस्तान को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इस बॉर्डर फिल्म में इसी कुलदीप सिंह की भूमिका में यानी इनका जो एक्ट किया है वो दोस्तों किसने किया है? सनी देओल ने। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब पीएम मोदी आपका लोगेवाला गए थे तो उन्होंने दोस्तों एक टैंक की सवारी की जिसका नाम है दोस्तों अर्जुन। और इसी अर्जुन टैंक से आपका दोस्तों हमने लोगेवाला में आपका पाकिस्तान को क्या किया था? पराजित किया था। इसीलिए दोस्तों इस टैंक को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इस टैंक का नाम आपका क्या है? अर्जुन है, जिसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जी क्या हैं? आपका सवारी हैं। तो ये सारी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों ये लोगेवाला की कहानी पूरी की पूरी क्या है। होता क्या है दोस्तों, 4 दिसंबर आपका 1971 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 4 दिसंबर 1971 की। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक सिपाही होते हैं दोस्तों, ये लोगेवाला पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसी लोगेवाला पॉइंट से एक व्यक्ति होते हैं आपका 23वीं पंजाब रेजिमेंट के, जिनका नाम होता है दोस्तों धर्मवीर सिंह। ये धर्मवीर सिंह दोस्तों बॉर्डर की निगरानी के लिए लोगेवाला पोस्ट से आपका जो है बॉर्डर की ओर निकलते हैं। जब ये बॉर्डर की ओर निकलते हैं दोस्तों तो सामने से आपका पाकिस्तान के लगभग 40 टैंक और प्लस लगभग 3000 सैनिक दोस्तों आपका भारत पर आक्रमण के लिए आ रहे होते हैं। ये सूचना दोस्तों अपने साथी यानी कहने का मतलब आपका कुलदीप सिंह को देते हैं। कुलदीप सिंह दोस्तों अपने जो आपका सीनियर ऑफिसर्स होते हैं दिल्ली में उनको इसकी आपका सूचना देते हैं। और आपका जब सूचना देते हैं तो वहाँ से ऑर्डर आता है कि आप एक काम करिए, उस जगह को छोड़कर रामगढ़ पोस्ट जो लगभग दोस्तों लोगेवाला से 30 किलोमीटर क्या था? पीछे था, वहाँ आप क्या करिए? आ जाइए। लेकिन दोस्तों कुलदीप सिंह आपका पीछे हटने से आपका क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। और वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि इसका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। यानी जो आपका
पाकिस्तान की 3000 सैनिक और 40 टैंकों की जो फौज आ रही थी उसका हम लोग सामना करेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, उस समय जो आपका 23वीं बटालियन थी पंजाब रेजिमेंट की, ये आपका लोगेवाला नामक स्थान पर तैनात थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें केवल और केवल आपका 120 जवान थे। अब आप समझ सकते हैं, केवल 120 जवान, सामने से 3000 जवान और प्लस 40 टैंक, बहुत असंभव सा लगता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या होते हैं, सफल होते हैं। सफल की रणनीति के लिए दोस्तों कुलदीप सिंह सबसे पहले एक रणनीति अपनाते हैं दोस्तों, और वो आपका दोस्तों जगह जगह आपका माइन बिछा देते हैं, और आपका दोस्तों विस्फोट जगह जगह आपका जो है क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। और जैसे ही सामने से आपका दोस्तों टैंक आ रहे होते हैं तो इन विस्फोट पर आपका जो है ये जो टैंक होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। लगातार विस्फोट से भारत के द्वारा क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। और दोस्तों एक के बाद पाकिस्तान के जो ज़्यादातर टैंक होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, और सैनिक भी पाकिस्तान के क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। वो शॉकिंग हो जाते हैं कि किस तरीके से हम पर हमला हो रहा है, जबकि हमें सामने तो सैनिक कम ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों कुलदीप सिंह की सूझबूझ और उनके शौर्य से आपका हम लोग क्या हो जाते हैं, यानी इस लोगेवाला बैटलफील्ड को जीत जाते हैं। जबकि कुलदीप सिंह को कहा जाता है कि भैया आपका दिल्ली से हमें सेना भेजने में लगभग 6 घंटा लगेगा, अगर आपका यानी पीछे आना है तो 30 किलोमीटर आप रामगढ़ पोस्ट पर आ जाइए। लेकिन दोस्तों कुलदीप सिंह वेट करते हैं और आपका दोस्तों वहीं पर युद्ध शुरू कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बचे खुचे आपका टैंक या सैनिक थे आपका, वो सुबह एयरफोर्स की सैनिक आपका यहाँ पर पहुँचती है, एयरफोर्स आपका यहाँ पर पहुँचती है, और जो बचे खुचे टैंक और सैनिक होते हैं उनको कुछ को भगा देती है और कुछ को यहीं पर धराशायी कर देती। तो इस तरीके से दोस्तों द बैटल ऑफ लोंगेवाला को बड़ी वीरता से, शौर्यता से कुलदीप सिंह आपका जो है नेतृत्व में हम लोग बैटल ऑफ लोंगेवाला को जीत लेते हैं। और यहीं पर आपका दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। और दोस्तों कभी आपका इस स्टोरी को अच्छे से समझना हो तो ज़रूर आपका बॉर्डर मूवीज़ को देखिएगा, उम्मीद है शायद आपने देखी भी होगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों लोंगेवाला की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये पॉइंट भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल ने कुणाल कामरा के खिलाफ, कुणाल कामरा एक्चुअली में दोस्तों एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। कौन है दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन है, के खिलाफ अदालती कार्यवाही यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी है। भारत के अटॉर्नी जनरल हैं दोस्तों के वेणुगोपाल। अब दोस्तों ये सारा का सारा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में आपका सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, जो अर्नब गोस्वामी हैं वो रिपब्लिक टीवी के आपका दोस्तों पत्रकार हैं। क्या है, रिपब्लिक आपका भारत के पत्रकार हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब अर्नब गोस्वामी के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आपका जो है सज़ा सुनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोस्तों एक के बाद कुणाल कामरा अपना ट्वीट करते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अभी दोस्तों इस कुणाल कामरा के ट्वीट के खिलाफ जो के वेणुगोपाल हैं, इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का जो आपका जो है यानी आरोप है इन पर आपका लगा है। तो उसके बाद दोस्तों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो अवमानना का आपका जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है उसके आधार पर दोस्तों यानी इन पर अटॉर्नी जनरल ने आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपका जो है शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। अब समझते हैं दोस्तों ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है और आपका कुणाल कामरा पर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों चलाया जा रहा है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों होता क्या है, जब अर्नब गोस्वामी का फैसला आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये दोस्तों आपका पर्सनल लिबर्टी है। कहने का मतलब जो वो पत्रकारिता करते हैं, तो अगर आप उनकी पत्रकारिता से सहमत नहीं हैं तो आपका वो पर्सनल लिबर्टी है। अगर आप उनकी आपका पत्रकारिता को या उनके टीवी चैनल को नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये डिसीजन देता है तो दोस्तों एक के बाद एक कुणाल कामरा ट्वीट करते हैं। उन्हीं ट्वीट में से दोस्तों एक ट्वीट होता है
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जज ऑफ दिस कंट्री। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी उच्चतम न्यायालय है वो इस कंट्री में बहुत बड़ा सुप्रीम जोक है, ठीक है ना। इस तरीके से वो ट्वीट करते हैं और आपका दोस्तों जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसे भगवा रंग से रंग देते हैं। और साथ में दोस्तों जहां पर भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होता है वहां पर आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन में, यहां पर आपका दोस्तों वो बीजेपी का क्या लगा देते हैं, झंडा लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ट्वीट पे ट्वीट करते हैं। और ट्वीट देख सकते हैं दोस्तों जो आपका सिटिंग जज थे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के मामले में दोस्तों फैसला सुनाया था, DY चंद्रचूड़, इनके खिलाफ भी वो कहते हैं कि भैया इस देश में बहुत से आम नागरिक के पीपल हैं और आप जो है फर्स्ट क्लास पैसेंजर की तरह आपका जो है अर्नब गोस्वामी को तो आपने क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया, लेकिन इस देश में जो कॉमन पीपल हैं क्या उनकी कोई नहीं सुनेगा, क्या उनके मामले में भी इसी तरीके से त्वरित तरीके से आपका जस्टिस दिया जाता। तो ये सारे पॉइंट्स वो आपका जो है बार बार क्या करते हैं यानी ट्वीट करते हैं। तो दोस्तों आपका इनके ट्वीट पर जब आपका एक वकील होते हैं वो आपत्ति जताते हैं तो वो अनुमति मांगते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कहने का मतलब के वेणुगोपाल से कि इनके खिलाफ आपका सुप्रीम कोर्ट के अगेन जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है उस पर आपका जो है सहमति दी जाए। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल इसको क्या कर देते हैं, सहमति देते हैं। एक्चुअली में दोस्तों हम अधिकतर किताबों में ये पढ़ते हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कहने का मतलब दोस्तों जो अवमानना का अधिकार है वो केवल और केवल आपका किसको होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो कंटेम्प्ट एक्ट 1971 है, 71 में ये एक्ट बना था। कंटेम्प्ट ऑफ 1971 के तहत दोस्तों आपका जो इसका सेक्शन है सेक्शन 15(1) का सब सेक्शन ए है। कहने का मतलब दोस्तों जो सब सेक्शन ए है इस सब सेक्शन का जो ए होता है वो दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल यानी भारत के आपका महान्यायवादी को भी किसी के विरुद्ध आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत आपका कार्यवाही शुरू करने की क्या दे सकता है, अनुमति दे सकता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है वो ज़्यादातर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या दिया गया, अधिकार दिया है। अगर बात करें दोस्तों आपका आर्टिकल 215 की, तो 215 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जारी करने का क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है। जबकि अगर बात करें आपका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तो वो आर्टिकल 129 के तहत दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत आपका जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शुरू करने का अधिकार, जबकि 215 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट को आपका क्या दिया गया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने का अधिकार। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपका जो है यानी सहमति दे दी है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या फैसला देता है, ये आपका दोस्तों यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने जनगणना 2021 के लिए सरना कोड लागू किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों झारखंड। अब दोस्तों ये जो झारखंड है, झारखंड की विधानसभा में आपका एक जो सरना कोड बिल है इसको पारित किया गया। इसको पारित करने के बाद दोस्तों इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। अब आपका दोस्तों इसे केंद्र सरकार को क्यों भेजा गया है, जानते हैं इसकी पूरी की पूरी आपका कहानी। अब सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, इसने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि जो आदिवासी समुदाय सरना है, कौन सा, आदिवासी समुदाय सरना, इस आदिवासी समुदाय सरना को आपका 2021 के सेंसस में अलग धर्म का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों ये जो सरना जनजाति है इसको 2021 की जनगणना में अलग धर्म से आपका क्या किया जाए, दर्जा दिया जाए। कहने का मतलब है ये है दोस्तों कि वर्तमान में ये हिंदू धर्म के पार्ट है, यानी हिंदू धर्म में ही गिने जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब इसे हिंदू धर्म से अलग किया जाए और इसे आपका
किसका दर्जा दिया जाए दोस्तों, सरना धर्म का दर्जा दिया जाए, अलग धर्म के रूप में 2020 के सेंसस में इसे शामिल किया जाए। अब दोस्तों इसकी मांग क्यों की जा रही, इसका कारण क्या है, इसको भी समझते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना होती है 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अगर नियमित जनगणना की बात करें तो वो होती है दोस्तों 1881 में। कब होती है दोस्तों, 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपका 1871 से, कब से दोस्तों, 1871 से लेकर 1951 तक दोस्तों ये जो सरना आपका जनजाति थी, इसे दोस्तों अलग धर्म के रूप में काउंट किया जाता था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1871 से 1951 तक दोस्तों ये जो सरना जनजाति है, इसे अलग धर्म के रूप में क्या थी, मान्यता थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा 1951 में इसे आपका हिंदू धर्म में काउंट कर लिया गया। तो इसीलिए दोस्तों आपका वर्तमान में इससे अलग करने की मांग चल रही है। और साथ में ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका अलग कल्चर है, इनकी जो पूजा पद्धति है वो भी डिफरेंट है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो है प्रकृति प्रेमी होती हैं। किसके दोस्तों, ये प्रकृति की पूजा करते हैं और आपका जो है ये अलग धर्म में आपका दर्जा दिए जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी आपका सरना, आपका जो धर्म को अलग करने की बात चल रही है। जानते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में, इसकी राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, जबकि लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 6 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 82 सीटें हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस श्रेणी का पनडुब्बी वॉगीर लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, ये है आपका स्कॉर्पिन। क्या है दोस्तों, स्कॉर्पिन श्रेणी का आपका जो सबमरीन है, पनडुब्बी है वागीर, जिसका नाम है, उसको आपका दोस्तों लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये सामने स्क्रीन में आपको INS वागीर की क्या दिख रही होगी, पिक दिख रही होगी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया है वो फ्रांस की सहायता से किया गया है। फ्रांस की एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है DCNS। क्या नाम है दोस्तों, DCNS। इसी की सहायता से जो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई है, इन दोनों ने आपका इसका क्या किया है, निर्माण किया है। और इसका निर्माण दोस्तों भारत का जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत हुआ है। अब दोस्तों आपका सवाल हो सकता है कि भैया प्रोजेक्ट 75 क्या है। दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत आपका 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। कितने पनडुब्बियों का दोस्तों, 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिसमें INS वागीर को अभी क्या किया गया है, आपका दोस्तों बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। और इसको दोस्तों आपका यानी भारतीय नौसेना द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च भी कर दिया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इससे पहले आपका INS कलवेरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला को भी आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत बना दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इसके तहत 6 जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 पनडुब्बियों का क्या होना था दोस्तों, निर्माण होना था, और 5 का हो चुका है। अब लास्ट बच गया है दोस्तों क्या, INS वागीर, और आई थिंक कुछ दिन में इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्माण हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि जो INS आपका वागीर है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वां आपका क्या बनाया गया है, सबमरीन यानी पनडुब्बी बनाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब दोस्तों ये जो INS वागीर है इसकी कुछ खासियत है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डीजल और इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल सकता है। किससे दोस्तों, डीजल और इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल सकता है। और साथ में ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये समुद्र की बहुत गहराई में भी चले जाएगा तो ये स्वतः ही समुद्र के अंदर ही आपका ऑक्सीजन अपने लिए क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों INS वागीर के बारे
बारे में, प्रोजेक्ट 75 के बारे में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पेड़ काटे जाने को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह स्थित है दोस्तों देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है ये देहरादून में स्थित है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? काफ़ी लंबे समय से इसको डेवलप करने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी, और अभी दोस्तों लगभग आपका जो सरकार है, सरकार ने दोस्तों यहाँ के आसपास जो पेड़ स्थित है यानी जो ट्री हैं उनको दोस्तों आपका काटने का क्या दिया? आदेश दिया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये पेड़ कोई दोस्तों 100 या 200 नहीं है, बल्कि दोस्तों 9745 आपका यानी पेड़ों को काटने का आदेश सरकार ने दे रखा है। अब दोस्तों इन पेड़ों को काटने का क्या है, जो विरोध है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं और साथ में जो आपका इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जॉली ग्रांट आपका देहरादून में है। आपको मैप में दोस्तों ये उत्तराखंड दिख रहा होगा, पीले आपका जो है कलर में जिसे ड्रॉ किया गया है, और ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और देहरादून पर ही दोस्तों जॉली ग्रांट है। इस जॉली ग्रांट की जो प्रेजेंट में लंबाई है दोस्तों वो लगभग 1.75 किलोमीटर के समथिंग है। इसे दोस्तों लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपका बड़ा करने की बात चल रही है। और आपका वहाँ पर जो सरकार का स्टेटमेंट है, सरकार का ये कहना है कि भैया जो उत्तराखंड का टूरिज्म है, साथ में जिस समय डिजास्टर होता है उस समय हमें छोटा आपका रनवे होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो चारधाम यात्रा है उसको और डेवलप करने के लिए इस हाईवे के रनवे को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उस रनवे को बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर जो पेड़ हैं उनको काटना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से दोस्तों सरकार ने अभी क्या दिया था? आदेश दिया था, ठीक है ना। और इसका जो है लगातार उसके बाद दोस्तों अभी 9 नवंबर को 21वां राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड ने बनाया, ठीक है ना, अपना राज्य स्थापना दिवस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक एक दिन पहले पूरे देहरादून में दोस्तों रैली आपका निकाली गई। साथ ही आपका 1974 में उत्तराखंड के रेणी गांव यानी चमोली जिले के रेणी गांव में जो चिपको आंदोलन हुआ था, इसके तर्ज पर दोस्तों उन पेड़ों पर आपका रक्षा सूत्र बांधे गए। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो एक्टिविस्ट हैं या स्थानीय लोग हैं वो इसका जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार आपका नेशनल जो डिजास्टर है उसके समय जो रेस्क्यू की प्रॉब्लम है, साथ में जो टूरिज्म है, चारधाम यात्रा है, और चाइना का आपका बॉर्डर लगने की वजह से सिक्योरिटी को लेकर भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही है। तो दोस्तों लोग आपका जो है जो एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हो चुके हैं इसके विरोध में, और सरकार आपका लगातार कह रही है कि ये एयरपोर्ट को आपका डेवलप करना और ज़्यादा डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जिसका विरोध आपका उत्तराखंड में किया जा रहा है। आई होप आपको पूरी की पूरी आपका जो है स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3, जबकि विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं दोस्तों? 71। कितनी है दोस्तों? 71। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको दोस्तों मैं पहले भी बताया था, उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला आपका दोस्तों क्या है? नेशनल पार्क है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका दोस्तों इसी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या किया गया था दोस्तों? शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का ही नहीं, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 1847 में इस्टेब्लिश हुआ। ये भी उत्तराखंड के आपका दोस्तों रुड़की नामक स्थान में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखिएगा। 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? जीबी पंत आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका इसी उत्तराखंड के पंतनगर नामक स्थान पर है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपका आज की सारी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी दोस्तों। इन महत्वपूर्ण न्यूज़ को आप जरूर अपने कॉपी में नोट करिएगा और साथ में दोस्तों इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर्स लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।